हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोटेस्ट, हंगामा, धरना चल रहा है उसके ऊपर। एक वीडियो मैंने अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले बनाया, लेकिन उसके बाद ना तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो रहा है ना उसका कोई सोल्यूशन निकल रहा है, और इसने एक बहुत अगली यानी बुरा रुख अख्तियार कर लिया है। देखिए, हम सभी अपने को कम्युनिटी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वेल विशर कहते हैं, लेकिन हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इस वक्त जो एजिटेशन है, जो हमेशा होता है कि शुरू में लड़कों को कुछ इंस्टिगेट किया जाता है, जिसमें स्टाफ का और बाहर के लोगों का भी, जो अपने को एमयू का वेल विशर कहते हैं, उन सब का हाथ होता है। और इसमें इशू कभी कभी बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट उठाए जाते हैं, लेकिन हम उस रास्ते से भटक करके कुछ दूसरे एम्स उसके ऊपर आ जाते हैं, और वही अब हो रहा है। अभी अभी एक दो दिन पहले एक बहुत बड़े महान नेता आपकी कम्युनिटी के, जो एमयू ओल्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, अब्दुल हफीज़ गांधी साहब का स्टेटमेंट आया। मेरे ख्याल से चूँकि नई जनरेशन जो है वो नहीं जानती कि वो कौन है। वो प्रेसिडेंट रहे, उन्हें लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये बहुत आइडियल आदमी होंगे, बहुत ही गरीब और वीक, कमज़ोर फैमिली बैकग्राउंड से वो आए थे, लेकिन अपनी प्रेसिडेंटशिप में जो इन्होंने किया वो शायद लोगों को याद नहीं है। इन्होंने इतना बुरा किया जितना कोई नहीं कर सकता। उस ज़माने में क्या आमतौर से ये रहा कि एएमयू के अंदर डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दखल नहीं रहा। जैसे दिल्ली में लड़के होते हैं, डिफरेंट पार्टी से स्पॉन्सर करती है, फाइनेंस करती है, खड़ी करती है। एएमयू में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लड़कों के भी, टीचर्स के भी, सभी के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को कभी पॉलिटिकल पार्टीज का अखाड़ा नहीं बनने दिया। इन मोहतरम ने उस ज़माने में मायावती, यानी जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके लीडर्स को इनवाइट किया यूनियन में। बीइंग ए प्रेसिडेंट, ही वांटेड टू ऑनर देम। पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई कि ये नहीं होने दिया जाएगा। सब लड़के एक तरफ थे, और इन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को लेकर के 10-20 गाड़ियाँ आई जो गन्स और सबसे लैस थे। अब बाय फोर्स यूनियन हॉल में एंट्री हुई है, उनका स्वागत किया गया। ये है अब्दुल हफीज़ साहब की, गांधी साहब की हिस्ट्री। और उसके बारे में और बहुत सी चीज़ें बातें हैं, लेकिन इनका शौक़ है कि ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, वकील भी हैं, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं। वो पढ़े लिखे भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी एनर्जी को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया, जबकि लोगों की इनसे बड़ी भारी उम्मीदें थी कि ये कम से कम कुछ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपनी प्रेसिडेंटशिप में किया वो सबके सामने। अब आइए आगे। उसके बाद अभी बर्क साहब का एक नाम था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जाने कितनी बार संभल से। उनके इंतकाल के बाद उनका पोता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ज़ियाउर रहमान बर्क। बहुत अच्छा लड़का है, यंग है, डायनेमिक है, एमयू का ओल्ड बॉय भी रहा है। जिस तरह से उन्होंने आकर के भाषण दिया, एक तरफा बात करी, वो उनके लिए जायज़ नहीं है। उन्हें सब मालूम है कि क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या क्या मुसलमानों के साथ या कम्युनिटी के साथ क्या क्या हो रहा है, दलितों के साथ। वो ये भी तो बताएं कि जहाँ के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ उन्हें खुद को किस तरह से हरास किया जा रहा है, किस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से मस्जिद को ताला लगा दिया गया। ये सब अपनी वहाँ तो अपने ज़िले में प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाए, और जाहिर है कर भी नहीं सकते, चूँकि पार्टी भी दिल से यूज़ तो करती है मुसलमानों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे
आपकी बहुजन समाज पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, बट दे डोंट नीड मुस्लिम्स। तो जो इनकी वहाँ हुआ, और बहुत चांसेस थे कि इनकी गिरफ्तारी भी करते, अभी नहीं करी, और गवर्नमेंट कभी भी कर भी सकती है। आपको मालूम है आजम खां के साथ क्या हो रहा है, आपको सब मालूम है। तो मेरी राय देखिए, इस तरह की पॉलिटिक्स करना कि आप स्टूडेंट हैं कैंपस एक साथ, तो कैबिनेट वो ये शान के साथ करें मैं कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर रहा हूँ अब से 20-30 साल पहले, और वो आगे भाषण दे रहे हैं जो चाहे विश्व लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर टीचर्स, और वाइस चांसलर भी टीचर रह चुकी है, फीमेल भी हैं। तो जो हम कर रहे हैं ये अब माफिया के हाथ में आ गया। वो अपने जितने रेस्टिगेटेड लोग हैं, जिन्हें ठेके नहीं मिले, जिनके एडमिशन्स नहीं हुए, वो सब इस वक्त आ गए, और इसे आसानी से वो रिजॉल्व नहीं होने देंगे। उन्हें यह एहसास नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। अब आइए आगे बात। जो मेन इशू इस वक्त जो उठाया गया था वो है फी हाइक, फीस का बढ़ाना। सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट बहुत कम कर दिया, और जो बढ़ना चाहिए एएमयू हो या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चूँकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम आदमी, गरीब आदमी एजुकेशन पाए, तो जाहिर है एएमयू इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो उनका दबाव अभी से नहीं, ये कोई 10 साल से चल रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करिए। और दूसरा, मैं पहले वीडियो में भी कहा कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि प्राइवेट हाथों में एजुकेशन को दे दिया जाए। और प्राइवेट में आप देख रहे हैं जिस तरह का फीस एनहांसमेंट है, जिस तरह की फ़ीस अलीगढ़ जैसे शहर में 10-10 हज़ार रुपये महीना ट्यूशन से फ़ी है स्कूल की, तो क्या वहाँ गरीब आदमी पढ़ाएगा? तो गवर्नमेंट की नीयत इन यूनिवर्सिटीज़ में भी, सिर्फ हिंदुस्तान में ये समझिए अमंग मुस्लिम में ख़ास तौर से एएमयू और जामिया ऐसी है जहाँ गरीब से गरीब बच्चा जाकर पढ़ सकता है, और बहुत ही लो फी स्ट्रक्चर है। और जो ये फीस की बात करें, जिनकी 8,000 थी अगर 12 कर दी तो कौन सी आफत आ गई, अगर 6 की 9 कर दी तो कौन सी आफत आ गई। 200 रेस्टोरेंट इस वक्त आपके सिविल लाइन्स में श्रीनगर में या मेडिकल रोड पर हैं, दे आर फुल ऑफ द स्टूडेंट्स। 1,000 रुपया जेब खर्च उनका पर डे का है, अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, गरीब बच्चा तो बेचारे को कोई जानता ही नहीं। तो देखिए, फ़ीस बढ़ाना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी है, और ये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं। इन्हीं बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, अगर इनसे कहें कि आपके भाई या बहन का डीपीएस में या सेंट फेडरिस में या लेडी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा, ये 5,000 रुपया पर मंथ फीस देने को तैयार हैं, प्लस डेवलपमेंट चार्जेज जो लाखों में है। लेकिन एएमयू में, एएमयू इज़ नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एएमयू कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी नहीं है। एएमयू कम्युनिटी उसे फाइनेंस नहीं कर रही है, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। तो ये कहना कि यहाँ तो बीजेपी के लोग बैठे हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, एग्रीड, ये इसमें दो रहे नहीं। चूँकि वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करता है, वो तो गवर्नमेंट ही करती है, और गवर्नमेंट उसे ही करेगी जो उनका अपना आदमी है, और उनसे अपना काम भी लेगी। तो हमें थोड़ा सा रिएक्ट भी करें, हम अपनी बातें भी कहें, और जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल धरना भी दें। लेकिन जो हमने तरीका अपनाया है, जिस तरफ हम ले जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम आइसोलेशन में रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस कंट्री है जिसमें हम जो चाहे करते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़ी का जो मामला है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। इसके लिए एक ही तरीका कि कम्युनिटी, नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी भी करे, जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो 1% अपनी 2% या 4% हर महीने सैलरी का कटवाएं, और कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं जो दे सकते हैं वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करें। एक फंड बनाया जाए कि गरीब से गरीब बच्चा भी इस वजह से यूनिवर्सिटी ना छोड़े या दाखिला न ले कि उस पर पैसे नहीं है। तो फी स्ट्रक्चर तो आप बढ़ाइए, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनका उस फंड से उसकी फ़ीस दे दी जाए। ये एक तरीका है, चूँकि फ़ीस तो भूल जाइए, और फीस तो कुछ भी नहीं है आपकी। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दुनिया में, उनका नाम है, और आज तक तो ये होता था कि आईआईटीज़ के 99% बच्चों का इंजीनियरिंग करते हुए बाहर उनका प्लेसमेंट हो जाता था। वहाँ की फ़ीस 8-8 लाख कर दी है, क्या गरीब बच्चा वहाँ पढ़ेगा? तो आप कहाँ मुल्क जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट,
लेकिन यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एमयू में बैठ के जो चाहे बोलते रहें, वो नहीं चलने वाली बात है। चारों तरफ हमने देखिए। अब सवाल कुछ साहब ये कहते हैं बाबे सैयद जो है वो तो साहब कोई पब्लिक रोड थोड़ा ही, बिल्कुल नहीं, आई एग्री। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि वहाँ जो आते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, वो उन्हीं के टीचर्स हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के मरीज भी मेडिकल में आते हैं। तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन दरवाज़ा ना बंद करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कहना कि अल्टरनेट रास्ता है, वो रास्ता सबको मालूम है, जो सच्चे हाउस की तरफ से आता है कि क्या हाल है उसका। तो मेन दरवाज़ा तो बंद होना ही नहीं चाहिए। और रहा प्रोटेस्ट करने का भी आपका राइट है, बट इट शुड बी पीसफुल। और बाहर के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। जो जेएनयू के प्रेसिडेंट है, जेएनयू से बड़ा इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कोई नहीं था, ना कोई नहीं है। लेकिन वहाँ भी आपको मालूम है क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो जो प्रेसिडेंट साहब है, नो डाउट वी रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट एवरीबडी फ्रॉम जेएनयू, चूँकि उन लोगों ने रास्ता दिखाया है पूरे मुल्क को, लेकिन उनके साथ भी जो हो रहा है वो उसे रोक नहीं पाए, चूँकि गवर्नमेंट की नीयत ही वहाँ कुछ और है। तो इसलिए बाबे इसाक का जहाँ तक सवाल है, उसे ब्लॉक बंद नहीं करना चाहिए। अब आइए, बार बार लोग कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को एंट्री दी। अरे भाई, सिचुएशन को समझिए। आप इस धोखे में मत रहिए कि पुलिस जो है वाइस चांसलर के मना करने पे नहीं आएगी और बुलाने पर आ जाएगी। वो ज़माना 30, 40, 50 साल पहले था कि सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत होती थी, स्टेट में किसी की भी हो, इवन डीएम, एसएसपी या किसी की बहुत हिम्मत नहीं होती थी कि यूनिवर्सिटी के मामलात में इंटरफेयर करें। लेकिन अब जो सिचुएशन है, सब जानते हैं, एक दरोगा भी इंटरवीन कर सकता है, वो जब चाहे हंगामा खड़ा करा दे। तो वो टाइम नहीं रहा। आप इस तरह की बातें ना करें। नंबर 2, जहाँ तक पुलिस, गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है वाइस चांसलर की परमिशन की या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, और नहीं इनमें हिम्मत है कि रोक दे। कैसे रोक देंगे? कौन सी इनके पास पावर रोक देने की? तो वो पुराने ख्यालात थे कि गवर्नमेंट के साथ यूनिवर्सिटी में पुलिस की एंट्री ना हो। अब हर इंस्टीट्यूट में पुलिस की, सीबीआई की, सीआईडी की, सबकी एंट्री हो रही है और हंगामे हो रहे हैं। और आपको ये पता कि सिटी से हज़ारों लड़के यूनिवर्सिटी सर्किट के ऊपर आए, बाउंड मचाया, सारे बच्चे हमारे अंदर रहे और उन्होंने अच्छा किया। सड़क पर आते खून खराबा होता, लेकिन क्या आपने रोक लिया? पहले क्या ये मुमकिन था? अब हो रहा है, खूब हो रहा है। अब आइए आगे। अभी 5-7 साल पहले यूनिवर्सिटी में पुलिस एंटर हुई और जिस तरह से लड़कों को मारा, इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट, इतना दुख भरा था कि हॉस्टल में घुस के मारा और सैकड़ों लड़कों की गिरफ्तारी हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुए, सालों तक जेल में रहे। उस वक्त ये कम्युनिटी कहाँ थी? ये जो आज आगे बोल रहे, कौन आगे आया उन्हें मदद करने के लिए? किसने उनकी जमानत ली? अभी तक सबके केसेस भी विड्रॉ नहीं हुए, उनका कैरियर तबाह हो गया। तो आप लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ें, सोच समझ करके लड़िए, अकल से लड़िए। आप लोगों के बच्चों को इंस्टिगेट ना करिए, उनका कैरियर बर्बाद ना करिए, उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करिए। आपको ये भी मालूम है, जामिया में लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, पुलिस सेंटर हुई, उसका वीडियो भी जारी हुआ था, किस तरह से लड़कों को भी लड़कियों को भी पुलिस ने मारा था, सबके सामने है। क्या आपने कुछ कर पाए थे? क्या आप रोक पाए थे? तो ये कहना कि कैसे एंटर, जेएनयू में क्या पुलिस नहीं एंटर हुई? क्या वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ? बीएचयू में नहीं हुआ? बीएचयू में भी हुआ। ये मत कहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ। तो वो ज़माना गया जबकि पुलिस जो है वो वाइस चांसलर के हाथ में होती थी कि वो एंट्री दे या न दे। दे डोंट नीड परमिशन फ्रॉम द वाइस चांसलर और द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सो डोंट ब्लेम द वाइस चांसलर कि उन्होंने पुलिस को बुला करके लाठी। और दूसरी चीज़, एक बार जब पुलिस एंटर होगी वो किसी की सुनती नहीं है। वो किसी का प्रॉक्टर हो या वाइस चांसलर, वो कहे कि लाठी ना चाहिए, भूल जाइए। दे डोंट लिसन इवन टू द मिनिस्टर्स और एमएलएज एंड एमपीज। पुलिस घुसी तो वो लाठी चार्ज करती है। तो वो सिचुएशन से बच्चों को बचाइए। आप अपनी पॉलिटिक्स लड़ाने के लिए, जिसमें हमारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, नॉन टीचिंग भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी के और लोग भी इन्वॉल्व हैं, कि अपने मकसद को, चूँकि इनका सिर्फ मकसद एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को वीक करें, वाइस चांसलर को कमज़ोर करें और फिर अपने मामला सेटल करें।
किसी को प्रोस्ट बनने की ख्वाहिश है, किसी को प्रॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, किसी को OSD बनने की तलाश है। ये सब जंग यूनिवर्सिटी में चलती है। और किसी को रेस्टिगेट हो गया तो उसे दोबारा दाखिला लेना है, किसी को इलीगली PhD में दाखिला लेना है, किसी को प्रमोट होना है। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स हम लड़ते हैं और उसमें ये बच्चों को आगे करके उनके कैरियर को बर्बाद करते हैं। तो जहाँ तक बच्चों का, उनके साथ हमारी हमदर्दी है, वो हमारी औलाद की तरह है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, वो बच्चे हैं, हम उनके माँ बाप हैं, कि उन्हें हम मिसगाइड ना करें। और नो डाउट अगर जो उनकी जायज़ बात है उसे हम सुने, उनसे बात करें। उसमें स्टाफ एसोसिएशन एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, सीनियर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, उनसे बैठ कर के बात करें और जो जायज़ बात है उसे सुनिए और जो नाजायज़ है उसे कभी नहीं सुनिए, वॉट एवर मे बी द कंसिक्वेंसेस। ये थोड़ा ही कि आप जो चाहे आकर के भाषण देंगे और सारी डिमांड कह देंगे ये भी माने, बिल्कुल नहीं। जायज़ डिमांड को बगैर प्रोटेस्ट ही यूनिवर्सिटी को मान लेना चाहिए, लेकिन नाजायज़ को चाहे यूनिवर्सिटी बंद हो चाहे कुछ हो नहीं। एम में तो क्या नहीं हुआ। PK अब्दुल अजीज़ साहब के ज़माने में वाइस चांसलर लॉज को आग लगा दी गई थी एंड ही वाज आउटसाइडर, केरला से आए थे, अकेले थे, 5 साल पूरे करके गए, ऐसी तैसी करके बैठ गए। ये सारे माफियाज कि उन्हें अनस्टेबल कर डिस्टेबलाइज करते, उनका बिगाड़ नहीं पाए। और जो प्रेजेंट वाइस चांसलर, अगर आप ये समझते हो कि वो चीज़ फीमेल और वो डर जाएगी, आप धोखे में हैं। वो 30 साल से यहाँ नौकरी कर रही, उसके भी हज़ारों सपोर्टर्स हैं। PK अब्दुल अजीज़ का आप ना बिगाड़ पाए, इनका तो आप क्या बिगाड़ेंगे, आपकी हैसियत क्या है। तो आप जो बात है, बातों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, ना कि वाइस चांसलर को कमज़ोर। दूसरी चीज़, आप तमीज़ सिखाएंगे। जिस तरह से अभी एक वीडियो जारी हुआ, प्रॉक्टर के साथ जो लैंग्वेज यूज हो रही थी और लोग ताली बजा रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रॉक्टर कोई भी हो, ही इज़ ए टीचर, ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो बच्चों को पढ़ाता है। अगर आप उसकी ऐसे बेइज्जती करेंगे तो आप क्लास में अच्छी एजुकेशन पाएंगे। तो इस तरह के हालात आप क्रिएट ना होने दें और इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ना एंटर हो, कैसे हो गई, लाठीचार्ज कैसे हो गया। इन सब लीडरान से, चाहे तो अब्दुल हफीज़ गांधी हो, चाहे बर्क साहब हो, जहाँ चाहे और बड़े बड़े जो सीनियर आ रहे हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स माफिया भी हैं, चूँकि टीचर्स में अच्छे भी टीचर हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये कहिए पढ़ने लिखने वाले तो 30% हैं और 80% शरीफ और ईमानदार लोग हैं, लेकिन 20% माफिया भी है, 20% माफिया भी है, ये याद रखिए। वो बाहर के एलिमेंट्स को बुलाते हैं और यूनिवर्सिटी को डिस्टेबलाइज करते हैं अपने मकसद के लिए। और मकसद सिर्फ 3 ही है, दाखिले कराना, अपॉइंटमेंट्स कराना और ठेके लेना। दीज आर द मोटिव्स। तो इन बातों को जब आप बात करें तो दोनों तरफ की बात होगी, एक तरफ की बात नहीं होगी। टीचर्स भी गड़बड़ करें, ऐसी कोई बात ही नहीं। आपके सामने है अतीक बर्दर्स, पुलिस कस्टडी में थे, पूरा मीडिया साथ चल रहा था। लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने को सरेंडर इसलिए कर देते हैं कि पुलिस की प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा, कम से कम उनका मर्डर नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो पुलिस गिरफ्तारी में थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उस मीडिया साथ था, 2 लोग आते हैं और गोली से दोनों को मार के चले गए। क्या हो गया, क्या हो गया उसके बाद? आप सड़कों पर आए, आप बोले, आप में हिम्मत है। मुख्तार अंसारी जो मामूली आदमी नहीं है, उसके दादा के नाम पर दिल्ली में अंसारी रोड है। उसके दादा प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी के 1920 के आसपास में रहे हैं। उसे जहर दे दिया, उसने मरने से 10 दिन पहले कहा भी कि मुझे जहर दे दिया, मेरे बचने की चांस नहीं, और वो मर गया। आप में हिम्मत है, बोले। हरियाणा में 2 लड़कों को गौकशी के नाम पर गाड़ी में सीट बेल्ट बांध करके तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया गया। आपकी हिम्मत, आप बोले। हजारों घर और मदरसे बुलडोज कर दिए गए,
आप बोले। एएमयू आपके जायदाद है। एएमयू में बिल्कुल आप समझते हैं कि एएमयू एक नया मुल्क है, अलग मुल्क है, आप जो चाहे करते रहें। माफ़ कीजिए, वो पहले रियायत हो जाती थी आपके साथ, अब की हुकूमत आपके साथ कोई रियायत करने वाली नहीं है। वो तो बल्कि मौके की तलाश में, उन्हें मौका मिले वो एंटर हो, और आपको साथ जो नहीं हो सकता वो होगा। तो हमें पॉलिटिक्स भी करनी है, हमें प्रोटेस्ट भी करना है, लेकिन सूझबूझ के साथ। हम ऐसा मौका ना दें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। अब करें साहब, ये तो डीएम से डरते हैं, ये तो एसएसपी से, ये तो दरोगा से डरती हैं। अगर दरोगा भी चाहे तो 10 गुंडे भेज करके यूनिवर्सिटी में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करा देगा, और यूनिवर्सिटी उसी दिन बंद हो जाएगी। आप दरोगा को छोटा मोटा हल्के में ना लें। वो तो पहले दूसरी बात थी जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस हुकूमत होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती, सबको इंस्ट्रक्शन थी कि भाई डोंट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ एएमयू। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। तो इन बातों को आप याद रखिए, और इस तरह से मामला नहीं चलेगा। अब आगे चलें कि हम जो यूनिवर्सिटी में हैं, इस कौम को ये पता होना चाहिए कि जो आप इन पे लाछन लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, चूँकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, इसलिए यूनिवर्सिटी बची हुई भी है। जहाँ जहाँ फुल्ली आपके हाथ में है, आपने तो वो डकैती मारी है, चोरी की है कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इलेक्शन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 10 या 15 ग्रुप बने हुए थे, एक दूसरे को अब्यूज किया जा रहा था, करप्शन दुनिया भर के बाहर निकल रहे थे। क्या नहीं हुआ, सबके सामने। आपका जामिया उर्दू है, क्या वहाँ डेमोक्रेटिकली चल रहा है? एक ग्रुप के हाथ में है। ये मैं तो नहीं कहूँगा वो अच्छा चला रही है, बुरा डेवलपमेंट तो हुआ। पहले तो कोई जानता भी नहीं था जामिया उर्दू को, आप लोग जानते हैं। आपके हर शहर में, हर मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है। आपको मालूम है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, 10-10 हिस्सों में बटी हुई है। 3 कतर छोटा सा, 3 ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से। आप एक जगह इतनी छोटी कम्युनिटी, एक लीडर नहीं अपना बना सकते? बताएं। यूएई में कई हैं, सऊदी में कई हैं, तो आप कौन सा इदारा आप चला पा रहे हैं? ओल्ड बॉय एसोसिएशन में जो बैठ गया वो 20-20 साल छोड़ नहीं रहा, इलेक्शन वहाँ नहीं होने देंगे। तो आप किस बात कर रहे हैं? आपके हाथ में देंगे तो आप तो इस यूनिवर्सिटी को बेच देंगे। और यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर जो कब्जा किया वो किसने किया? किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं किया, बाहर वाले ने किया। उसमें सब आपकी कौम के लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, आपके अपने लोग भी हैं, वो इन्वॉल्व हैं। यूनिवर्सिटी की हज़ारों बीघे ज़मीन पर कब्जा है। ये जो बार बार कहते हैं कि 41 बीघा पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना बोर्ड लगा दिया कि हमारी है, बिल्कुल गलत हुआ। यूनिवर्सिटी शुड हैव टेकन एक्शन। जब कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं बोली, नो डाउट, आप कहते हैं, सही कहते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि उस 41 बीघे में कम से कम 15 बीघे पर लोगों का इलीगल कब्जा हो चुका है, और वो अपने घर तक बना चुके हैं उसके ऊपर। वो बाहर वाले तो नहीं आए, वो नॉन मुस्लिम तो नहीं आए, वो तो हम ही कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की तो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी पर हमने कब्जा कर रखा है। दिस व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अब आइए, हम बात कर रहे थे, अभी बार बार आता है कि यूनिवर्सिटी में, माफ़ कीजिएगा वीडियो ज़रा लंबा होगा, आखिर तक सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। कैसा है हम साहब, टीचिंग पोजीशन 30 to 35% या 40% वेकेंट है, और नॉन टीचिंग ही 50% के करीब वेकेंट। बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये यूनिवर्सिटी की गलती है, वो सिलेक्शन कमेटी नहीं करती। और कुछ डिपार्टमेंट में 18 साल तक सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई, लेकिन उसमें सिर्फ वाइस चांसलर जिम्मेदार नहीं है। वाइस चांसलर उस बीच में कई बदल गए, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। चूँकि हम एडहॉक तरीके से एक गलत कैंडिडेट को एंट्री देते हैं, फिर उसे 10-15 साल टेम्प्रेरी रखते हैं, जब जनरल आती है तो कहते हैं साहब अब ये जाएगा कहाँ। ऐसे ऐसे टीचर थे जिनसे अगर कहिए कि सिग्नेचर करिए तो फुल कैपिटल्स में नाम लिख देते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी का हाल है। तो आप ये करते हैं, आप जानबूझ करके सिलेक्शन कमेटी नहीं होने देते, उसमें
ज़्यादातर जगहों पर टीचर्स का, चूँकि टीचर ही चेयरमैन है, टीचर ही डीन है, टीचर ही ओएसडी है, इन सब का हालत है। लिहाजा होना चाहिए जो रेगुलर पोजीशंस हैं उन पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन, वरना क्या होगा, ये पोस्ट सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। अभी आपको पता यूपी में 5000 सरकारी स्कूलों को इसलिए बंद कर दिया कि उसमें बच्चे नहीं। यहाँ कहेंगे जब आपने 20 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं किया तो आपको टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं, ये पोस्ट क्यों आप लिए हुए हैं? तो इसलिए सिलेक्शन कराना जरूरी है। उसी तरह से नॉन टीचिंग में आइए, जो मैं पहले कई बार कर चुका हूँ कि इंजीनियरिंग फैकल्टी में टीए की, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट है जो प्रोफेशनल कोर्स मेडिकल का जो है 1-1 साल 6-6 महीने के, उसमें डिप्लोमा करेगा, तो वो तो जब भी सिलेक्शन कमेटी होगी उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो वो लोग नहीं चाहते कि सिलेक्शन कमेटी हो। दूसरी चीज़, जितनी सैंक्शन पोस्ट है उसके 1.5 गुना आपने अपॉइंटमेंट कर रखे हैं। जो पोस्ट बनेगा 10 अपॉइंटमेंट कर देगा, जो प्रॉक्टर बनेगा वो 50 अपॉइंटमेंट कर देगा। तो कम से कम ये करिए, जो सैंक्शन पोस्ट है उनके अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर जो 20-20 साल से हैं, वो आज के लोगों से, कैंडिडेट से कम्पीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ठीक है, एक टेस्ट रखिए और एक सिलेक्शन कमेटी में इस चीज़ को वेटेज दीजिए कि ये आदमी 20 साल से काम कर रहा है। अगर वो क्वालिफाइड है, ठीक है, तो उन्हें रेगुलर करिए। चूँकि रिसेंटली ये देखने में आया बहुत से लोग रिटायर हो गए और चूँकि रेगुलर नहीं हुए तो उन्हें किसी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले, न ग्रेचुइटी मिली है, न लीव एनकैशमेंट मिला है, पेंशन तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो रेगुलर पोजीशंस है उस पर बगैर नॉन टीचिंग स्टाफ स्ट्राइक करे या धरना पे जाए, उनका अपॉइंटमेंट रेगुलाइज कर देना चाहिए। तो यही है कि अब आइए, जो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी डिमांड है वो है AMU स्टूडेंट्स यूनियन। आई डू एग्री, आई सपोर्ट, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट या जो इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक तो इस वक्त नज़र है कि 5-7 करोड़, चूँकि फीस तो सबसे ली जा रही है मुस्तकिल लड़कों से यूनियन की, तो 5-7 करोड़ जमा होगा कि वो हाथ में आएगा। तो इसके लिए ये कि यूनिवर्सिटी जो है एक फंड बनाए, वो गरीब बच्चों की मदद, उसके लिए वो जो पैसा अब तक का है वो तो ट्रांसफ़र, वाइस चांसलर बीइंग ए पैटर्न उसमें ट्रांसफ़र करे, और जो भी यूनियन हो उसे जो 1 साल का कलेक्शन है वो उसके डिस्पोजल पर हो। लेकिन मैं आपसे बताऊं, अब से कम 40 साल से ये हो रहा है कि आप यूनियन के प्रेसिडेंट बने, आपने 10 लाख का एडवांस लिया, उसका अकाउंट सेटलमेंट जमा नहीं किया, दूसरा एडवांस ले लिया 10 लाख का, और 50-50 लाख एडवांस लिया और उसका आज तक अकाउंट सेटलमेंट जमा नहीं किया। उसका कौन होता है इंचार्ज? उसका टीचर ही होता है। तो ऐसे टीचर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए और उनकी सैलरी से कटना चाहिए कि उन्होंने बगैर पहला जो एडवांस है उसका सेटलमेंट लिए हुए दूसरा एडवांस कैसे दे दिया। ये दुनिया में कहाँ है? और इन प्रेसिडेंट्स को भी बता देना चाहिए कि ये नहीं चलेगा। दुनिया भर की उन्हें मराद चाहिए। एक ज़माने में तो ये हुआ है कि इन्विजिलेशन हो रहा है, इन्विजिलेशन में जो इन्विजिलेटर होता है उसकी परमिशन के बगैर nobody, even if he is a dean or the chairman, can enter in the examination hall। लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन ने ये किया, वाइस चांसलर पर दबाव बनाया, गाड़ी ली यूनिवर्सिटी से 4, एंड दे यूज्ड टू बी ऑन द राउंड, और जहाँ एग्जामिनेशन चल रहा है क्लासरूम्स में, उसमें आप राउंड लेते थे ये दिखाने के लिए कि वी आर मोर देन एनी डीन और द चेयरमैन। क्या ये काम है स्टूडेंट्स का है? क्या वो एग्जामिनेशन हॉल्स में राउंड लेंगे? दूसरी उनकी बारात, कमरा उन्हें बहुत स्टैंडर्ड होगा, उसके लिए फर्निश किया जाएगा। नो, ये फंड है सब बच्चों का, वो बच्चों के वेलफेयर के काम करें, उस पर इसे खर्च करें, ना कि पर्सनल।
कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से आप अलीगढ़ आ रहे हैं सिर्फ कपड़े बदलने के लिए कि मेरे कपड़े अलीगढ़ में रह गए, टैक्सी से आ रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं कि कपड़े बदल के जा रहे हैं। दूसरा क्या काम है यूनियन का? अटेंडेंस शॉर्ट है तो उसे पूरे कारण टीचर को धमकाएंगे, उसका घेराव करेंगे। उनके सेशन उसने कभी दिया ही नहीं कोई, उसे कहेंगे नंबर दीजिए 95%। इवन कुछ लोगों पे दबाव होगा कि पेपर बता दीजिए, आप थोड़ा सा लीक कर दीजिए, हमें हमने पढ़ा नहीं। एग्जामिनेशन टलवाएंगे। ये काम माफ़ कीजिए यूनियन का नहीं है। यूनियन का काम है कि बच्चों को अच्छा लिविंग हो हॉस्टल में, उसे देखें। प्रोस गड़बड़ कराए तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। उनके जो फंड्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बच्चों की भलाई के लिए होता है या नहीं, खाने की क्वालिटी क्या है। मैं भी 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ, आई नो। यानी हालांकि खाने के चार्जेस आज भी 1500-1600 रुपया पर मंथ हैं, यानी 50 रुपया पर डे, जिसमें सुबह का नाश्ता, लंच एंड डिनर। क्या इसमें अच्छा खाना मिलेगा? इसके बावजूद उसमें भी चोरी होती है, आप चेक कर लीजिए, कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि बच्चों का पैसा बच्चों के ऊपर खर्च हो। और फीस में समझता हूँ खाना कम से कम, वो कहेंगे साहब ये तो 100% बढ़ा दिया। 3000 रुपया पर मंथ तो होना ही चाहिए। 100 रुपीज़ पर डे इज नॉट टू मच। 100 मीन्स 30 रुपये लंच, 40 रुपये लंच, 40 रुपये डिनर, 20 रुपीज़ फॉर ब्रेकफास्ट। इज इट टू मच? तो लड़कों को खुद इनिशिएटिव लें कि उन्हें बाहर बर्बाद ना करना पड़े, ढाबों पे ना बैठना पड़े, अच्छा खाना उन्हें हॉस्टल में मिलना चाहिए, उनका राइट है। सफाई, ऑल अदर फैसिलिटीज़, बाथरूम साफ सुथरे जो नहीं है। कुछ प्रोस्टों का जो पिछले वीडियो में भी कहा कि 20-30 लाख एडवांस लिया और उसे बर्बाद कर दिया, उसका हिसाब भी नहीं जमा कर पाए, लौंडों में बैठा खुश रखने के लिए और भाग गए छोड़ करके। तो इन्हें भी कहना पड़ेगा, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये इन सब की जिम्मेदारी है। अब आइए, बार बार बात एक और होती है कि साहब कुछ लोग कुर्सी पे 20-20 साल से बैठे हुए हैं और साहब उन्हें बदला ही नहीं जा रहा। देखिए, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, फाइनेंस ऑफिसर, OSDs, प्रोस्ट, प्रॉक्टर, DSW, वो वही होंगे जिन्हें वाइस चांसलर चाहेगा। वो आप तय नहीं करेंगे, बाहर के लोग तय नहीं करेंगे। दिस इज द राइट ऑफ द वाइस चांसलर कि वो किसे अपॉइंट करें, OSD। और अगर एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंट्रोलर हो या फाइनेंस ऑफिसर हो या OSD हो, तो वो उसे हटा करके नया लाए, उसे फिर 2 साल 3 साल उसे ट्रेन करें और उसके बाद उसे बदल के फिर और लाए। तो अगर वो 20 साल रहे या 10 साल रहे, you have nothing to say. It depends on the vice chancellor. If he or she is happy with his work, he is to continue. लेकिन ये सिर्फ क्यों है कि वो हटे तो हमें मौका मिले। हमारा हाल तो ये है कि उस पर तो चेक होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर थे, फाइनेंस ऑफिसर, घर पे 2-2, 3-3 आदमी 8 आवरली बैठते थे बाहर गेट के। गाड़ी सरकारी आती थी यूनिवर्सिटी की, इज नॉट एंटर्ड, बैठा है कि 2 बुल दौड़ के दरवाजे खोलेंगे, वो बैठते थे। अब उनकी फाइनेंस ऑफिसरी ख़त्म हो गई तो स्कूटर पे घूम रहे हैं। बहुत से प्रोस भी घर पर 2-2 आदमी 8 आवरली रखते हैं। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस। तो गाड़ी वही यूज करें जो एंटाइटल्ड है। आप सुबह मेडिकल कॉलेज कैंपस में जाइए, 10 गाड़ी है प्रॉक्टर ऑफिस की घूम रही है, वो बच्चों को ले करके स्कूल छोड़ रही हैं, सामान ला रही हैं, फैमिलीज को ले जा रही हैं। तो जब हम एक तरफ तो बच्चों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तरह तरह का, हम क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स में 2 टीचर में जंग हो रही है। एक टीचर परमिशन मांग रहा है कि मुझे गन लाने का परमिशन दी जाए, मेरी जान को खतरा है।
उससे लड़कों को क्या सबक मिल रहा है? लड़का तो गड़बड़ करता है तो आप एक्शन ले लेते हैं, टीचर कर रहा है तो आपकी हिम्मत नोटिस उन्हें कोई देने की नहीं, कोई एक्शन की नहीं। ऐसे टीचर्स पे भी एक्शन होना चाहिए, जो भी आप बेहतर समझें। तो यही मुझे सब आपको कहना था। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि जो जायज़ बातें हैं उन्हें वो माने, और ख़ास तौर से जो मैंने देखा कि अमूटा जो है AMU टीचर्स एसोसिएशन, वो टीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो जैसे भी है। तो उससे वो कभी अमूटा ने एडमिनिस्ट्रेशन की मुखालफत नहीं की, बल्कि जो जहाँ गलत है उसे पॉइंट आउट ज़रूर किया, और वो उनका राइट है, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टीचर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लार्ज हार्टेडनेस दिखानी चाहिए कि उन्हें बुलाएं, उनसे बैठें और बात करें, एंड दे कुड बी वेरी हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग सच इश्यूज। लेकिन ये भी नहीं कि जैसे जो आजकल के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे कहता हूँ, मैं आपकी तनख्वाह 3-3, 4-4 लाख है और जिम्मेदारी कोई नहीं, आप डिपार्टमेंट में 1 घंटा भी नहीं बैठते। तो बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी दुनिया में है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में है, इंस्टीट्यूशंस में है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। जब टीचर आए, अगर बीच में गया तो उसका भी हिसाब होगा, और मिनिमम 40 आवर्स ही टू सिट इन द डिपार्टमेंट। उस पर सेक्रेटरी साहब चुप, वो कहते हैं आपके ज़माने में क्यों नहीं हुआ? अरे पहले तो जाने क्या क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें अब हो रही। पहले क्या AI था, पहले क्या नेट था। तो इस तरह की बातें करने से नहीं कि पहले क्या था। मोदी जी भी यही कहते हैं कि नेहरू जी ने यही किया। अरे नेहरू ने जो किया वो उसने तो मुल्क को बना दिया। आज जो मुल्क है वो बिकॉज ऑफ नेहरू। लेकिन उनसे अगर प्रेजेंट पूछे तो वो 70 साल पहली बात करते हैं। वही हमारे वेरी डायनेमिक अल्लाह वाले सेक्रेटरी साहब, जिन्हें मैं भी उम्मीद ये करता था कि वो कुछ रिफॉर्मेटिव चीज़ें बहादुरी के साथ लाएंगे, लेकिन पहले तो ठीक ठाक बोल लेते थे, अब तो बोलना भी बंद कर दिया। तो सेक्रेटरी साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये ना कहें कि आप वीडियो पे क्यों बोल रहे हैं ये चीज़, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्रुप में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप कर सकते हैं। आप में अल्लाह ने अहलियत भी दी है। तो ये नहीं कि हर जगह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाना, उसकी कमी ढूंढना, अपनी कमी नहीं ढूंढना। सेमेस्टर 70 दिन का है, 360 दिन होते साल में। अगर 80 दिन निकाल दे साल में, छुट्टी का, एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन सब, तो 280 दिन बने, तो 140 दिन का सेमेस्टर होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो 70 दिन का सेमेस्टर हो रहा है। यू आर हैप्पी, और उस पर आप कभी एतराज़ नहीं करते कि एडमिशन एग्ज़ाम होने से 4 दिन पहले एडमिशन हो रहे हैं। पहले कह दिया जाता है इन्हें एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, बाद में देख लेंगे। बाद में वो कहता है जब मुझे एग्ज़ाम में बैठाया तो मेरे सेशन पूरे कराइए। अटेंडेंस उसकी 0 थी। अटेंडेंस के बारे में कोई टीचर नहीं बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। तो अटेंडेंस 75% से कम नहीं होनी चाहिए। वही 40% जो इस बार क्या कि 40 तक क्यों, कौन सी वही आई थी? वाई नॉट 20%, वाई नॉट 10%? तो रहना तो 75 पर रहिए। इम्प्लीमेंट इट। वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, व्हाट में भी द कंसिक्वेंसेस, अभी से नोटिफाई करें। 75 से कम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, स्टैंड लेना पड़ेगा और लोग साथ आएंगे। अच्छा, जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में, बच्चे तो इनोसेंट हैं, आप नहीं पढ़ा रहे, नंबर दे रहे 25 में 24, दे आर हैप्पी। उन्हें अंदाजा नहीं कि मार्केट में क्या कंपटीशन है। तो हमारी जिम्मेदारी है उनके कैरियर की। वी हैव टू थिंक ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। लंबा हो गया है वीडियो, बट देयर वाज नो वे आउट। थैंक यू।